हम लोग एकत्रित हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए। आप सभी बच्चे आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। तो इसी क्रम में पहले तो मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे विद्यालय में। एक बार जोरदार तालियों से। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर अलवर के द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के संबंध में बच्चों को जागरूक करना एवं उससे बचाव है। इसी क्रम में हमारे बीच श्रीमती अनु चौधरी, विशिष्ट न्यायाधीश महोदया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण न्यायालय अलवर मौजूद हैं। एक बार मैम का जोरदार स्वागत कर रही हूँ। उनके साथ है श्रीमान लोकेश कुमार, संस्थापक एवं निदेशक डिजिटल विलेज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अलवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच पर मैम को आमंत्रित करती हूँ, वे बच्चों को थोड़ा सा डिजिटल और इसके बचाव के बारे में निर्देश देंगे। प्रधानाचार्य करुणा जी, वाइस प्रिंसिपल सर, उपस्थित शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के फ्लैगशिप प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे लीगल लिटरेसी एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के शुभारंभ पर उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी बच्चों को संबंधित विधिक अधिकारों, कर्तव्य एवं सामाजिक विधिक विषयों पर व्यवहारिक जागरूकता प्रदान की जाएगी। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके कई फायदे हैं तो साथ ही गंभीर नुकसान भी हैं। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से दुनिया भर की जानकारी तुरंत मिल जाती है, जो शिक्षा और ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी होती है। मोबाइल फोन से कोई भी अपने परिवार और दोस्तों से दूरी पर रहते हुए भी संपर्क कर सकता है। बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि सुविधाजनक हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी तेजी से फैलती है, जो जागरूकता के लिए उपयोगी है तथा इन पर मनोरंजन की अपार सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इनसे होने वाले नुकसान में समय की बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य पर डिप्रेशन, अकेलेपन का असर, शारीरिक स्वास्थ्य, आंखों में दर्द, नींद की कमी, सिर दर्द, सामाजिक दूरी अपने परिवार व दोस्तों से तथा साइबर अपराधों का खतरा भी बना रहता है। आज हम ऐसे ही कुछ साइबर अपराध, दुर्व्यवहार व उनसे संबंधित कानूनों के बाबत सरल भाषा में आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि साइबर दुर्व्यवहार क्या चीज़ है। साइबर दुर्व्यवहार या साइबर अब्यूज का मतलब है मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को परेशान करना, अपमानित करना, धमकाना या मानसिक रूप से चोट पहुंचाना। बहुत से बच्चों को लगता है कि बदमाशी स्कूल तक ही सीमित रहती है, लेकिन आज के समय ये स्कूल के बाद भी जारी रहती है। आज बदमाश केवल क्लासरूम या खेल के मैदान तक नहीं, बल्कि ये व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन गेमिंग, चैट और वीडियो कॉल तक पहुंच गई है। साइबर दुर्व्यवहार इसलिए भी गंभीर होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। कोई भी मैसेज, स्क्रीनशॉट या फोटो या एडिट किया हुआ वीडियो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। कई बार दूसरे स्कूलों के बच्चे भी इसे देख लेते हैं। इससे पीड़ित बच्चे को बहुत शर्मिंदगी और मानसिक तनाव हो जाता है। साइबर दुर्व्यवहार कोई छोटी बात नहीं है। ये बच्चे के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर बुरा असर डालता है।
ये भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। बच्चों के सामने जो अक्सर साइबर दुर्व्यवहार के सामान्य रूप होते हैं, उनमें से कुछ है कि जो फर्जी अकाउंट बनाना और पहचान की नकल करना। कई बार कोई व्यक्ति बच्चे के नाम और फोटो का उपयोग करके सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बना देते हैं। उस अकाउंट से गलत बातें पोस्ट की जाती हैं या ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जिससे बच्चे की छवि खराब हो जाती है और इससे भ्रम फैलता है और दोस्ती तथा विश्वास टूट सकता है। क्लास ग्रुप में साइबर बुलिंग होती है। क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप या स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप का कई बार गलत रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ बच्चे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और कुछ अपमानजनक बातें लिखते हैं या शर्मिंदा करने वाले कुछ स्टिकर भेज देते हैं। कभी कभी तो किसी ग्रुप के एक बच्चे को निशाना भी बना लिया जाता है और इस सब को साइबर बुलिंग कहा जाता है। बिना अनुमति के निजी फोटो कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए। कई बार कोई बच्चा भरोसे में आकर अपनी फोटो किसी भी दोस्त को भेज देते हैं। बाद में ये फोटो बिना अनुमति के दूसरों को भेज दी जाती है। भले ही मजाक कहा जाए, लेकिन ये गलत और नुकसानदायक है। एक बार फोटो ऑनलाइन चली जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपमानजनक कई बार मीम और एडिटेड फोटो भी भेजी जाती हैं। कुछ बच्चे किसी की फोटो को एडिट कर उस पर गलत कैप्शन लगाकर मीम बना देते हैं। ऐसे मीम बहुत जल्दी फैल जाते हैं और पीड़ित बच्चे को शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा का होती है। इससे बच्चे कमजोर और परेशान महसूस करते हैं। कई बच्चों को ऐसे मैसेज मिलते हैं जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगा। कई बार गंदे और अश्लील मैसेज भी भेजे जाते हैं। ऐसे मैसेज डर और तनाव बच्चों में पैदा करते हैं। ऑनलाइन स्टॉकिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति बार बार आपको मैसेज करता है, कॉल करे या सोशल मीडिया पर लगातार किसी बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखे। वह बार बार कमेंट करते हैं या मना करने के बाद भी मैसेज करता है। इससे बच्चा बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। कई लोग बच्चों के घर का पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम, फोटो जैसी निजी जानकारी भी मांगते हैं। कभी कभी किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो कॉल की मांग करते हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि ऐसी मांगे खतरनाक हो सकती हैं और इसलिए कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी कोई निजी जानकारी किसी व्यक्ति के साथ शेयर करनी चाहिए। कभी कभी बच्चों को ऐसे मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर बात नहीं करोगे तो तुम्हारी फोटो डाल दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी चैट लीक कर दूंगा। ये बहुत ही गंभीर अपराध है। कई बच्चे डर के मारे ऐसा कर चुप रह जाते हैं, लेकिन चुप रहने से अपराधी और मजबूत हो जाता है। अपनी आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार तेजी से फैलता है क्योंकि मोबाइल फोन से तुरंत शेयरिंग संभव है। स्क्रीनशॉट आसानी से लिया जा सकता है, मैसेज बार बार फॉरवर्ड किए जा सकते हैं और फोटो या वीडियो कोई भी सेव कर सकता है। अगर कोई पोस्ट डिलीट भी कर दी जाए तब भी वह किसी और के फ़ोन पर हो सकती है। इसी कारण साइबर दुर्व्यवहार लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। एक ग्रुप चैट में किया गया एक अपमान कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल तक पहुंच सकता है और एक एडिटेड फोटो कई बच्चों और अजनबियों तक भी जा सकती है। इसलिए बच्चों को साइबर दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेना चाहिए। मोबाइल का अधिक उपयोग बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, मैं अब इसके बारे में आपको बताती हूँ। मोबाइल फोन पढ़ाई, सीखने और बातचीत के लिए तो उपयोगी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ये बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त को कमज़ोर करता है। ज़्यादा फ़ोन चलाने वाले बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। उनका मन बेचैन रहता है और लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक लत की तरह है। कई सोशल मीडिया ऐप और गेम इस तरह बनाए जाते हैं कि बच्चों घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। धीरे धीरे फ़ोन के उन्हें चिड़चिड़ापन दे देता है और आत्मनियंत्रण उनका अपने आप पर कम हो जाता है। बच्चे किताबों, खेलकूद और दोस्तों के साथ समय बिताने में कम रुचि देने लगते हैं और वास्तविक जीवन से दूर होने लगते हैं। इससे शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। हिंसक गेम या आक्रामक कंटेंट देखने वाले बच्चों को जल्दी गुस्सा आने लगता है और माता पिता और शिक्षकों तथा दोस्तों से वे गलत व्यवहार भी करने लग जाते हैं। बच्चे देर रात तक जागते हैं जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती, सिर दर्द, थकान तथा पढ़ाई में कमजोरी आती है।
अपने लुक्स, कपड़े, लाइफस्टाइल और फॉलोअर्स देखकर खुद को वह कम नहीं समझने लगते। इससे तनाव और आत्मविश्वास की कमी तो हो जाती है, और बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए सोशल मीडिया से खतरे भी हैं। जैसे सोशल मीडिया जो है वो हमेशा सुरक्षित नहीं है। ये कहीं अजनबी फर्जी प्रोफाइल बनाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद को दोस्त या क्लासमेट बताकर भरोसा जीतते हैं। कई बार वे खुद को उन्हीं की उम्र का बच्चा दिखाते हैं, जबकि उनकी उम्र कई गुना बच्चों से ज़्यादा बड़ी होती है। उनका उद्देश्य अक्सर बच्चों को नुकसान पहुंचाना होता है। बच्चों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हर फॉलोअर दोस्त नहीं होता और हर मैसेज सही नहीं होता। अपनी निजी फोटो, स्कूल की लोकेशन, घर का पता या यात्रा की जानकारी ऑनलाइन डालने पर जोखिम भरा होता है। ये जानकारी अपराधियों द्वारा गलत इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए बच्चों को अपनी ये जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों में जो आजकल बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन कई गेम ऐसी लत लगाने वाली और नुकसानदायक होती हैं, जिसमें कुछ गेम हिंसक, गाली गलौज और अजनबी लोगों का खतरा बढ़ा देती है। कुछ गेम में व्हाट्सएप चैट होती है, जहां अजनबी बच्चों से बात कर सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि बच्चा कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है और उसका क्या नंबर है। कुछ अपराधी गेम के जरिए दोस्ती करके बाद में बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती है। कई बच्चे अपना होमवर्क, स्कूल डिसिप्लिन और दिनचर्या छोड़कर घंटों गेमों में लगे रहते हैं। बाल अश्लील सामग्री और ऑनलाइन यौन शोषण के भी कुछ मुद्दे आते हैं, जिसमें बच्चों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि बाल अश्लील सामग्री, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहा जाता है, एक बहुत गंभीर अपराध है। बाल अश्लील सामग्री का मतलब है किसी भी बच्चे से जुड़ी अश्लील फोटो, वीडियो या कंटेंट। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो इसे देखना, अपने मोबाइल में इसको सेव करना, फॉरवर्ड करना या शेयर करना भी अपराध है। कई अपराधी सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट के माध्यम से स्कूल के बच्चों को निशाना बनाते हैं। वे धीरे धीरे बच्चों से दोस्ती कर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर निजी फोटो या वीडियो कॉल की मांग करते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रूमिंग कहा जाता है। वे खुद को दोस्त, क्लासमेट या दूसरे स्कूल का बच्चा बताकर झूठा भरोसा दिलाते हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो मांग रहा है तो वह दोस्ती नहीं बल्कि अपराध है। एक बार फोटो भेज देने पर अपराधी बार बार ब्लैकमेल करने लगते हैं। बच्चे डर जाते हैं और फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और मानसिक शांति खत्म हो जाती है। बच्चों को याद रखना चाहिए कि वे किसी को भी अपनी निजी फोटो या वीडियो कॉल पर निजी फोटो मांगने का किसी को अधिकार नहीं है, और ऐसी हरकत की उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए, चाहे अपने माता पिता से, चाहे शिक्षकगण से, चाहे किसी भी व्यक्ति से जिस पर वो विश्वास करते हैं। साइबर दुर्व्यवहार के संकेत आपको कब मिलते हैं? यदि कोई बच्चा अचानक चुप रहने लग जाता है, ये शिक्षकगण के लिए भी है कि अगर क्लास में कोई बच्चा अचानक से चुप रहने लग जाता है, डरा हुआ लगता है या तनाव में दिखाई देता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वह साइबर दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है। कई बार बच्चा फ़ोन छुपाकर इस्तेमाल करने लग जाता है। स्कूल जाने से बच्चे डरने लगते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं और पढ़ाई में उनकी रुचि कम हो जाती है। बच्चों को अपने या दोस्तों के ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि गलत लोगों द्वारा किया गया एक अपराध है। बच्चे ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? बच्चों को कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर, स्कूल का नाम, पासवर्ड या कोई भी OTP किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अकाउंट प्राइवेट रखना चाहिए और अजनबियों से चैट करने से उन्हें बचना चाहिए। बच्चों को कभी अपनी निजी फोटो किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन नहीं भेजनी चाहिए। ना ही ऑनलाइन दोस्त से मिलने के लिए कभी भी अपने माता पिता के बताए जाना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिंक से फ़ोन हैक हो सकता है और उनकी जानकारी चोरी हो सकती है। रात में देर तक मोबाइल चलाने से बच्चों को बचना चाहिए और अच्छी दिनचर्या, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए
दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे के साथ साइबर दुर्व्यवहार हो जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए? अगर साइबर दुर्व्यवहार हो जाए तो बच्चे को समझदारी और बिना डर के काम करना चाहिए। बच्चों को गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए और बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चों को तुरंत उस व्यक्ति का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जैसे अपमानजनक मैसेज कोई आया है या कोई फर्जी अकाउंट या पोस्ट या कमेंट है, क्योंकि सबूत बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को तुरंत इसकी जानकारी अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को दे देनी चाहिए। शर्म करके इसे छुपाना नहीं चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार पीड़ित की गलती नहीं होती, ये अपराधी की गलती होती है। बच्चों को अपराधी को ब्लॉक करना चाहिए और उस अकाउंट को प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए। यदि मामला गंभीर हो तो साइबर पुलिस या संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार जो है वो कानून के तहत दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS हर नागरिक, विशेषकर बच्चों को धमकी, उत्पीड़न, स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल माध्यम से किए गए नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। कानून बच्चों को यौन शोषण और अश्लील कंटेंट से भी 20 मिनट से ऊपर बढ़ जाए प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को ऑनलाइन भड़काता है, ब्लैकमेल करता है या परेशान करता है या अपमानित करता है, उसे सख्त सजा दी जा सकती है। बच्चों को समझना चाहिए कि हमेशा बच्चों के पक्ष में कानून है और कानून अपराधी को सजा देता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA अलवर बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वे स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं और बच्चों तथा अभिभावकों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साइबर दुर्व्यवहार से पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता और सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं। बच्चों को जरूरत पड़ने पर सहायता लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर हैं जिन्हें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी जरूरत पड़ने पर आप इन नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं और आपको तुरंत मदद मुहैया हो सकती है। बच्चों को ये हेल्पलाइन नंबर हमेशा याद रखने चाहिए। 1098 चाइल्डलाइन का नंबर है जो 24 घंटे चालू रहता है। कोई भी अगर शिकायत करनी हो तो इस पर की जा सकती है। 112 आपातकालीन पुलिस सहायता का नंबर है। 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन का नंबर है। यदि कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी का कुछ मामला हो जाता है तो बच्चे इस पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। समझदार बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित रहते हैं। साइबर दुर्व्यवहार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक गंभीर समस्या है। ये पढ़ाई, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। मोबाइल की लत, सोशल मीडिया का गलत उपयोग, ऑनलाइन गेमिंग की लत और हानिकारक कंटेंट बच्चों की दिनचर्या और मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। बच्चों को तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए, अपनी निजता और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार होने पर बिना डर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और तुरंत शिकायत करनी चाहिए। हर बच्चे को सुरक्षा, सम्मान और शांतिपूर्ण बचपन का अधिकार है। इसलिए कहते हैं कि सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और आवाज़ उठाएं। मैं आज आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके विद्यालय में DLSA अलवर के द्वारा एक शिकायत पेटी कोर्ट वाली दीदी के नाम से बनवाई जाकर विद्यालय के परिसर में ऐसी जगह रखी जा रही है जहाँ विद्यालय का कोई भी CCTV कैमरा नहीं होगा। यदि कोई शिकायत करता बच्चा अपनी कोई शिकायत करना चाहता है तो वो अपनी शिकायत इस पेटी में डाल सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रहेगी और उसकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और वो बिना झिझक, बिना डरे अपनी शिकायत उस पेटिका में डाल सकता है। साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही आपके स्कूल में जूनियर लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य महोदय, एक वरिष्ठ महिला अध्यापिका तथा 2 छात्र प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। उक्त क्लब के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर समय समय पर विधिक जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। अब मेरे साथ जानकारी देंगे। लेट्स गो। थैंक यू मैम। मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी।
साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। और आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है ना, उसी तरीके से हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वही है जो कभी दिखाई नहीं देता है। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोई जानता है साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर यानी कि इंटरनेट, और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, यानी कि इंटरनेट पे सुरक्षित हम कैसे रहें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं? प्लीज़ हैंड्स अप। पता चले कितने बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं? कोई बच्चा नहीं चलाता इंटरनेट? ओके, तो देखिए आजकल मोबाइल का यूज़ हम सभी कर रहे हैं। किसी बच्चे के पास पर्सनली होगा, या वो अपने पेरेंट्स का यूज़ करता होगा, या भाई का, चाचा का, चाची का, किसी ना किसी का तो आप यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो आपने कभी देखा होगा कि स्कैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। OTP के बारे में सबको पता है? कितने बच्चों को पता है OTP के बारे में? प्लीज़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, यानी कि वो एक ऐसा सीक्रेट कोड होता है, अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। OTP कब आता है? मान लीजिए आप कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो तब OTP आएगा हमारे पास, व्हाट्सएप पे अकाउंट बना रहे हो तब OTP आता है हमारे पास में, है ना। मल्टीपल जब भी हम कोई अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं या पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा OTP हमें मिलता है। अब अगर मान लीजिए वो OTP किसी अदर पर्सन के पास चला जाए तो हमारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है, यानी कि एक OTP। तो हमारे लिए OTP कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल गया, है ना। तो हमें किसी भी लेवल पे OTP को शेयर नहीं करना है किसी भी पर्सन को, ये याद रखना है। कि कई बार क्या होता है, आप लोग सोशल मीडिया का कितने बच्चे यूज कर रहे हैं? बढ़िया बताइए मेरे को। सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट का कौन यूज करता है? बताएंगे? सब कर रहे हैं ना। तो देखिए आए दिन आप स्नैपचैट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे स्नैपचैट के ऊपर मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, बाकी मैं स्नैपचैट के बारे में अगर बात करूँगा क्योंकि मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, लाइक साइबर बुलिंग के बारे में बताया है, सेक्सटोर्शन के बारे में बताया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैम ने आपको क्लियरली कर दी होगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये होता स्टार्ट कैसे है। देखिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम वगैरह का, व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का, आपने पता है जब आप स्नैपचैट का यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट इतना पॉपुलर ऐप कैसे बन गया था? क्योंकि स्नैपचैट को नॉर्मली कोई जानता नहीं था। आज के टाइम पे स्नैपचैट ज़्यादा पॉपुलर ऐप बनी हुई है। देखिए स्नैपचैट को यूज़ करने वाले कौन से हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल तक के बच्चे ही स्नैपचैट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा एज के बच्चे स्नैपचैट का यूज़ करते भी नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ स्नैपचैट को, मैं उसको एक छपरी कैटेगरी में रखता हूँ। अगर स्नैपचैट का कोई यूज़ करता है तो मेरे हिसाब से वो गलत ऐप है। क्यों है? क्योंकि स्नैपचैट के अंदर ऐसा कोई भी एक अच्छा फीचर्स नहीं है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन बच्चे उसका यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, टीनेजर्स करके। देखिए मैं किसी एक ऐप को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इस ऐप से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन आपको उसको समझना चाहिए। देखिए स्नैपचैट पॉपुलर कैसे हुआ था? स्नैपचैट पॉपुलर ऐसे हुआ कि उसमें सबसे पहले वन व्यू फोटो भेजने का ऑप्शन आया। सबसे पहले ऑप्शन आया कि आपने किसी को मैसेज भेजा और सामने वाले ने पढ़ा और वो डिलीट हो गया। उस ऐप के अंदर ये सबसे पहले ऑप्शन आए थे। फिर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स थे वो तो अब टीनेजर्स यूज क्यों करेंगे? क्योंकि उनको तो एक ऐसी जगह मिल गई थी ना जहाँ पे वो कोई भी कंटेंट भेजेंगे और वो डिलीट देखेगा कोई सामने वाला, वो डिलीट हो जाएगा। तो वहाँ पे अपने आप को बच्चे ज़्यादा सेफ समझने लगे, तो उस ऐप का यूज़ करने लगे वो। लेकिन आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी ऐप हो गया, आप जब उसके अंदर फोटो अपलोड करते हैं, यानी कि वन व्यू फोटो आपने किसी को भेजी और आपने सोचा कि वो डिलीट हो गई, वो कभी डिलीट नहीं होती है। जहाँ तक कि मैं तो ये जानता हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर खींची गई कोई भी फोटो वो भी कभी डिलीट नहीं होती, चाहे आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर दो, चाहे बिन से कहीं से भी डिलीट कर दो उसको, वो फोटो भी आपके फ़ोन के अंदर परमानेंट रहती है। और आप कर रहे हो इंटरनेट की बात, अगर वो फोटो एक बार इंटरनेट पे चली गई
तो दुनिया में ऐसी कोई भी इंसान नहीं है कि जो उस फोटो को डिलीट कर दे। वो फोटो परमानेंट रहेगी अगर वो फोटो इंटरनेट पे चली जाती है तो। देखिए, आप सबसे पहले वन फोटो की अगर मैं बात करूं, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फोटो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। क्या होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोई फोटो भेज रहे हो, क्या हो रही है, अपलोड। जब फोटो एक बार अपलोड होगी तो वो फोटो जिस ऐप का आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो, या किसी भी ऐप का आप यूज कर रहे हो, उसके सर्वर में, उसके डेटाबेस में वो फोटो परमानेंट सेव हो गई। उसके बाद में उसकी एक कॉपी जाती है सामने वाले के पास में। अब वो फोटो को देखता है और देखने के बाद वो फोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है ना। लेकिन वो फोटो सामने वाला हो सकता है उसके बाद दूसरा फोन उसकी फोटो खींच ले। हो सकता है कि व्हाट्सएप में तो अभी हाल ही में एक बग फिक्स किया है कि जो वनली फोटो भेजी जाती थी उसमें भी कोई सेफ्टी नहीं थी, वो आपने देखा डिलीट हो गई। लेकिन अगर मीडिया के अंदर, उसकी व्हाट्सएप के अंदर मीडिया के अंदर देखेंगे तो हमें वो फोटोज दिख जाती थी। वनली फोटो जो जितनी फोटोज हमें सेंड आउट की जाती थी वो सारी दिख जाती थी। तो सबसे बड़ी ये बात होती है। दूसरा, हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता कैसे है, आपको ये पता चल गया कि हमारे पास में कि कोई फोटोज हमें इंटरनेट पे नहीं भेजनी है, इतना तो पता चल गया कि कोई भी वनली फोटो या कोई भी फोटो या मैसेज आपका भेजा जाता है वो सेफ नहीं है। दूसरा हो जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड। कैसे होता है, ओटीपी जाता है हमारा और पैसा कट जाता है। किसी भी लिंक पे क्लिक करता है, पैसा कट जाता है। देखिए, कोई भी साइबर फ्रॉड ना ऐसे नहीं हो जाता। हमारे पास साइबर फ्रॉड होता है जो हम एक्शन लेते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड से पहले हमें क्या एक्शन लेना है। देखिए, आपके पास, मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आपके फोन के अंदर एक ओटीपी आया, कि ओटीपी दे दो, तो मेरे को ओटीपी दे दोगे आप? नहीं दोगे ना। अगर मैं ये बोलूं कि मैं एचपी गैस एजेंसी से बोल रहा हूं और आपकी जो गैस की कॉपी की उसकी केवाईसी करवानी है, या तो अगर आप केवाईसी नहीं करवाओगे तो वो जो आपकी सब्सिडी आती है बैंक में वो रुक जाएगी, और अगर आप केवाईसी करवा लेते हो तो वो सुचारू रूप से चालू रहेगी। अगर इस केवाईसी को करवाना चाहते हो, या तो आप एजेंसी आ जाओ, या फिर आपके फोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें दे दीजिए और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे एजेंसी जाएंगे, लेकिन किसी के पास, ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो कहेंगे अरे यार कौन एजेंसी जाएगा, चलो सर आप ओटीपी ले लो और केवाईसी कंप्लीट कर दो। अधिकतर यही करेंगे, ओटीपी दे देंगे। अब एक्चुअली में ओटीपी गया, ये गया कैसे? सबसे पहले देखिए, कोई भी इंसान हैक नहीं होता है, ना तो कभी आपका फोन हैक होता है, ना कभी लैपटॉप हैक होता है आपका, ना कभी बैंकिंग अकाउंट हैक होता है, कोई कुछ भी हैक नहीं होता है। सबसे पहले हैक होते हो आप। यानी कि एक बार आपका ब्रेन हैक हो गया, फिर आपका फोन भी हैक हो जाएगा, आपका लैपटॉप भी हैक हो जाएगा, आपके सारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले सामने वाले पर्सन ने क्या किया, हमारे ऊपर बिलीव कराया, हमारे ऊपर ट्रस्ट जमाया कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। और फिर आप सेफ जोन में आ जाते हो, तो फिर आप ओटीपी शेयर कर देते हो या अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हो। दूसरी बात आती है, आजकल बच्चे ज्यादातर गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह। कितने खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स? कितने बच्चे खेलते हैं? देखिए, ऑनलाइन गेम्स का आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हम जब गेम्स खेल रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं। पता है एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेल रहा था एक बच्चा, उसकी उम्र होगी लगभग 12 साल। उनके घर में एक कंप्लेन दर्ज हुई थी कि उनके फादर के खाते से करीबन 80 लाख रुपए कट गए थे। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारी चीजें चेकआउट की गई, मोबाइल चेक किया गया, सारी चीजें चेक करी, किसी को पता नहीं चला पैसा कैसे कटा। उनकी फैमिली में 4 मेंबर थे, 2 बच्चे, एक बच्ची थी जो 7-8 साल की थी, एक बच्चा 12 साल का था, और एक उनकी वाइफ थी, और एक वो खुद थे। अब जब पैसे कट गए तो शक गया उनकी वाइफ के ऊपर